तो बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है, शाम 5 बजे तक 54.1% मतदान हुआ है। आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग जो है वो खत्म हो गई है। जो आंकड़े आए हैं शाम 5 बजे तक के, हालांकि नियम है कि 5 बजे तक जो कोई भी लाइन में लग जाता है उसको वोट डालने दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा 1-8% इधर उधर होगा, इसमें आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। कदम और बिल्कुल सीधा मुकाबला जो है वो बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच है और अब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, अब खत्म हो चुका है। ठीक 6 बज रहे हैं इस वक्त, मतदान खत्म हो चुका है, ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और जैसा मनोरंजन ने बताया कि जो लाइन में लगे हैं, जो कैंपस के अंदर है, उनको इजाजत होती है। सीधे मनीष के पास चल सकते हैं। अच्छा, मनीष के पास नहीं है तो नवीन उपाध्याय जी के पास चलेंगे। नवीन जी, हम जो चर्चा कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि जो एनडीए है, जिस ढंग से यदि चिराग पासवान को भी अपने साथ रखते तो ज्यादा कंफर्टेबल होते आज के समय में जो हालात बने हैं? देखिए, चिराग पासवान को साथ रखने डेफिनेटली नीतीश जी चाहते हैं कि चिराग पासवान साथ रहे, लेकिन जो परिदृश्य बना है उसमें है कि चिराग पासवान साथ नहीं रहना चाहते थे। और ये भी एक चर्चा का विषय होगा बाद में कि कौन लोग ऐसे हैं जो चिराग पासवान को इस अलायंस के साथ नहीं रहने देना चाहते थे। कि हम लोग की जानकारी जो है उसमें स्पष्ट है कि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के जेडीयू को हानि करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया है और उनको फिनांस भी किया है, हेलीकॉप्टर भी दिया है। चाहे जो भी ये सारी चीजें जो है बिहार में चर्चा का विषय है। और अलायंस डेफिनेटली वीक हुआ है। चिराग पासवान का 6-7% वोट रहा है वहां पर पासवान का, और उसके अलावा उन्होंने जिस तरह के कैंडिडेट खड़े किए हैं वो डेफिनेटली जेडीयू को बहुत बड़ा धक्का लगा रहा है। तो नीतीश कुमार चाहते भी तो शायद चिराग पासवान उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो सीट का सवाल नहीं था कि नंबर ऑफ सीट कितना दिया जाए, लेकिन दूसरा गेम प्लान था। नवीन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, नवीन जी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जो अंतिम संस्कार हो रहा था रामविलास पासवान का, उसके बारे में जो चिराग पासवान ने बात की, उन्होंने नीतीश कुमार के व्यवहार के बारे में बात की। क्या ये भी कहीं ना कहीं है कि इतनी कड़वाहट हो गई कि वो कड़वाहट हावी हो गई गणित पर? है कि कड़वाहट वहां से हुई है, ये कड़वाहट पहले से थी। और आज हमको एक चीज बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने 12 रैली बिहार में की और प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी नाम नहीं लिया चिराग पासवान का। एक बार भी बीजेपी के कैडर में ये मैसेज भेजने की कोशिश नहीं की कि ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है और चिराग पासवान के बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं चिराग पासवान एक वोट कटवा है और उनका हम लोग से कोई संबंध नहीं है, तो कैडर के अंदर नवीन जी दूसरी की बात आपने नवीन जी कही है। शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। शांतनु जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने जानबूझकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बने रहने दी चिराग पासवान को लेकर के, जिससे कि वोटर भी कंफ्यूज हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से हमें वोटर को हल्का नहीं आंकना चाहिए। वो आपका भी चैनल देख रहा है, सारे चैनल देख रहा है, लोकल चैनल देख रहा है, उसे पता है चिराग पासवान कहाँ खड़े हैं। देखिए, बेस्ट केस में भी एलजेपी एक 4 से 5% की पार्टी है और जेडीयू अपने वर्स्ट केस में भी एक कम से कम 15, 16, 17% की पार्टी है। तो पिछले बार जेडीयू अलग लड़ी थी, चिराग पासवान जी की मतलब एलजेपी के पास ज्यादा सीटें लड़ने को थी। और ये स्पेस की लड़ाई है कि एनडीए के साथ कौन, जब जेडीयू एक बड़ा पार्टनर है तो और कितनी स्पेस मिल पाएगी, हमको मिल पाएगी या सन ऑफ मल्लाह को मिल पाएगी, कितनी स्पेस मिल पाएगी। तो सीटों की लड़ाई होती है जहां इतने सारे मल्टीपल अलायंस होते हैं। और उन्होंने आई थिंक ये कैलकुलेटेड रिस्क लिया चिराग पासवान ने कि मुझे अलग खड़े होकर मैं अपनी प्रेजेंस बनाऊंगा। और तब तक तो बड़े पासवान जी भी थे जब ये निर्णय हुआ था, पहले ही निर्णय हो गया था। तो मैं देखा कैलकुलेटेड डिसीजन उनका, लेकिन मेरे हिसाब से ये उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा। और जहां तक कहता है कि बीजेपी ने कंफ्यूजन की स्थिति बनाई, नहीं है बनाई। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बोल दिया कि आप वोट कटवा हैं। नरेंद्र मोदी उसका नाम लेते तो और बड़ा हो जाता, तो बिल्कुल ठीक करा उन्होंने, उनका नाम लेते तो बड़ा होता और एक उस पर फोकस आता, चर्चा बनती, 6 लोग चैनल पे बात करते, उनका फोटो चलता। तो उन्होंने ठीक करा। कई बार कट टू शॉर्ट करना भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसको डिस्कस ना करके ज्यादा अच्छा किया। जी, आशीष। हाँ, इसको मूल रूप से ऐसे समझिए, वो जो एक स्लोगन है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब इसको पूरे अलायंस के तौर पे देखिए। नीतीश कुमार जी
और एलजेपी पिछली बार 2015 में 42 सीटों पे लड़ी थी एनडीए में होते हुए। लेकिन याद रखना चाहिए बीजेपी के बाद वो दूसरी बड़ी पार्टी थी, बाकी हम और आरएलएसपी छोटी पार्टी थी। नीतीश जी ज्यादा सीटें लड़ना चाह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी, कुछ सीट निकाल भी देंगे तो भी हम इतने सीट में रहे ताकि हम जो बाद में जो अगर जो स्थिति हो चुनाव के बाद, तो वहां पे बीजेपी और एलजेपी के साथ जो हमारी एक पोजीशन है थोड़ी सी मजबूती से रह पाए। और अगर उस स्थिति में क्या होता है, एलजेपी को मुश्किल से 20 या 25 सीटें मिलती, जो कि एलजेपी को वो मंजूर नहीं था। और यहीं से मुझे लगता है कि जो मेजर ड्रिफ्ट होनी शुरू हो गई। फिर एलजेपी ने अपना स्पेस, नीतीश जी ने मांझी को अपने तरफ किया, फिर एलजेपी अपना स्पेस क्रिएट करने लगा। और कॉन्स्पिरेसी तो बहुत सारे हैं। कॉन्स्पिरेसी एक ये भी है कि शायद बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी, पॉजिटिव वे में ले तो बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी वोट को कट करने के लिए एलजेपी के किया। अगर एनडीए के नेगेटिव में थोड़ा कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो उनको लगता है कि नीतीश जी को कमजोर करने के लिए और बाद में जो बीजेपी और एलजेपी का अलायंस बना के एक सत्ता में आने की कोशिश हो रही थी। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, और जो सबसे बड़ी भूल मुझे लगता है एनडीए ने किया है, नीतीश कुमार जी या बीजेपी ने, अमित शाह या जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष है उसकी, वो ये है कि तेजस्वी को, आरजेडी अलायंस को उन्होंने बहुत ही कमतर आंका। उनको ये कभी उम्मीद नहीं थी, कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा माहौल पिछले जो 3-4 हफ्ते में हमें देखने को मिला। इस तरीके से मैसेजिंग स्प्रेड हो जाएगी, एक तरीके से जो उन्होंने अपनी मजबूत ये स्टेप सोची थी कि वो मजबूत स्टेप होगा उनके पास, वही उनके लिए एक ड्रॉबैक सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत अहम पॉइंट है, कमतर आंकने वाला। शांतनु गुप्ता, आपसे भी मैं इस पर जवाब चाहूंगी कि एक पूरा जनरेशन जो है वहां राजनीति में नया दिख रहा है, जिसको शायद आंकने में जो पहले के नेता हैं उनसे भूल हो गई, और ये भूल शायद घातक साबित हो सकती है। एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपके दूसरे पैनलिस्ट की आवाज मुझे नहीं आ पा रही। नई जनरेशन है उसको आंकने में पुराने नेताओं को शायद वो गलती हो गई। नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसा आप निर्णय पता नहीं कैसे कर पा रही हैं, क्योंकि 2019 में ही हमने देखा है कि भाजपा को बहुत अच्छा मत प्रतिशत मिला, एनडीए को बहुत अच्छा मत प्रतिशत मिला है। तो एक साल में, मतलब अब हम कह रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले वो आंक पा रहे थे और 1-1.5 साल पहले नहीं आंक पा रहे हैं। लेकिन जो तेजस्वी की रैली में जो भीड़ आई है, आपको पता है वो उनकी पार्टी देखिए है क्या, वो एमवाई कॉम्बिनेशन में जो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में करते हैं, वही लालू प्रसाद यादव ने बिहार में करा। तो 14% यादव और 16% मुस्लिम, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के या और कुछ अलायंस से उनके पास कुछ और वोट आ जाएगा। और आपको पता है अगर ऐसा वोट मिल जाए 30-32% पे कोई भी पार्टी सरकार बना लेती है, तो उसी पे उनका कॉम्बिनेशन। लेकिन बहुत सारा यादव वोट भाजपा को मिलता है, जो हमने बहुत सारी पोस्ट इलेक्शन स्टडीज में देखा है। हाँ। और मुस्लिम वोट भी कटा है। ओवैसी ने बहुत जोर से चुनाव लड़ा है, बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा है ओवैसी जी की पार्टी ने। तो जो उनकी भीड़ आती है, यादव वोटर वोकल वोटर है, मुस्लिम वोटर वोकल वोटर है, वो भीड़ आता है। तो भीड़ को अगर हम समझे, वो भी कुछ रैलियों में, तेजस्वी ने बहुत स्मार्टली कुछ रैलियां पहले अपने गढ़ों में करी जिससे भीड़ आई। तो जो मुझे जानकारी मिली, जो उनके खुद के प्रत्याशी उनको नहीं बुलाना चाह रहे थे, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि भाई थोड़ी भीड़ आ रही है देखेगा। लेकिन उनका वोट कॉम्बिनेशन वहीं बैठेगा, वो 14% से उनको 7-8% मिलेगा। भीड़, कई लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर देखने भी आया है भीड़। नवीन जी, आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा, आशीष आपके पास भी आता हूं। नवीन जी, क्या भीड़ की बात छोड़ भी दें, लेकिन भीड़ में जो उत्साह देखने को मिला वो बीजेपी के रैली से गायब था? डेफिनेटली, आई मीन देखिए, भीड़ बहुत लोग अरेंज कर लेते हैं, काफी भीड़ आ जाती है, ऑर्गेनाइज करके लाया जाता है, पैसा देकर लाया जाता है। और हम लोगों ने रैलियों में देखा है, आपने भी देखा होगा कि भीड़ कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन भीड़ का जो रिस्पॉन्स था वो आश्चर्यजनक था हम लोगों के लिए। इस तरह का भीड़ का रिस्पॉन्स वो काफी सालों से हमने नहीं देखा था। प्राइम मिनिस्टर जब बिहार में दौरा करते थे पहले तो उस तरह का रिस्पॉन्स आता था, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर की रैली में भी इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं रहा। और जिस तरीके से लोग उमड़ कर सामने आ रहे थे, हमको एक दिन शिवानंद तिवारी जी बता रहे थे कि वो लालू प्रसाद का जो पहला टर्म था और लालू प्रसाद का जब एडवेंट हुआ था बिहार में, उस समय भी इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं रहा करता था, इवन लालू प्रसाद की रैलियों में। तो अगर ये इसको डिसमिस कर देना कि ये भीड़ कोई पैमाना नहीं, हम नहीं मानते हैं। ये भीड़ जो है डेफिनेटली चेंज का परिचायक है, और हमको लगता है कि कहीं न कहीं
जो लोग बात ये समझ रहे थे जो जैसा ग्राउंड पे रहा है उसी से 40 पूछ में से लेते 39 हैं। सीट आया था और बिहार का इलेक्शन एक केक वॉक होगा, उनके लिए ये डेफिनेटली आई ओपनर होने वाला जी, है। इस जी। समीकरण बहुत तेजी से बदल गए ओवरनाइट, और जी, शायद जी, लोग जो नवीन जी, बीजेपी मनीष के पास चलते हैं। मनीष ऑन द ग्राउंड थे। मनीष, आप बताइए, भीड़ लाई गई थी तेजस्वी की रैली में या वो अरेंज की गई थी, खुद चल के आई थी, केवल मुसलमान यादव थे? क्या कहानी है अब अंदर की? यादव की सभाएं होती हैं वो चुनावी सभा होती हैं, इनमें भीड़ लाई नहीं जाती है। वैसे ही तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ अपने आप आई थी। जो केवल भीड़ जो जुटाई जाती है वो केवल नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी की पूरी मशीनरी काम करती है ग्राउंड पे, और उसमें आसपास के कई जिलों, कई विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को ढो के लाया जाता है। जो डिफरेंस इस बार था बाबा, मैं अभी 2 दिन पहले पुराने फुटेज से कंपेयर कर रहा था, लालू यादव का 95 का, 2000 का, 2005 का। एक बात मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की कभी भी कोई भी सभा, जब उनको 206 सीटें भी 2010 में मिली थी, तो उनका जो वोटर है वो शांत रहता है, और सही बात है कि वो एक तरह का इनविजिबल रहता है। लेकिन लालू यादव का जो क्राउड था वही मुस्लिम यादव, कभी भी मैंने इस तरीके का 95 के बाद में इस तरीके का इको नैट्स नहीं सुना था। इस तरीके से लोग उत्साहित हैं। और मैं आपको बता दूं कि जीत या हार भले तेजस्वी की जो भी हो, लेकिन तेजस्वी और चिराग पासवान ने बिहार में जनसभाओं का पूरा डेफिनेशन बदल दिया है। ये लोग मंच पे आते हैं, 20 मिनट में अपनी बात कहते हैं, उसके बाद जनता को प्रणाम करके चले जाते हैं। और वो जनता, मैंने देखा कि वो चाहे चिराग की सभा हो, तेजस्वी की सभा में कुछ ज्यादा जो मुट्ठी बांधकर जो है लोग जो है जा रहे थे। और एक बात आप कह सकते हैं कि इस बार जो उनको एडेड क्राउड मिल रहा था वो दरअसल माइग्रेंट लेबर थे, जो लौट के आए थे, जिनके पास काम नहीं है, वो उनको सुनने आ रहे थे कि आखिर इनके पास हमारे लिए कुछ है या नहीं। नाराज लोग थे। दूसरी बात यह है कि माले के साथ जो अलायंस हुआ, बहुत संक्षिप्त में आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के व्यू हमारे जो गेस्ट हैं वो बता रहे हैं। एक का कहना है कि तेजस्वी की भीड़ में वही है जो MY कॉम्बिनेशन है, जबकि एक हमारे गेस्ट का कहना है कि जो बेरोजगारी का मसला है, शराबबंदी से जो समस्या हुई है, वो जिसको कहते हैं कट्स अक्रॉस ऑल कास्ट। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कट्स अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ कास्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ एक चीज मैंने देखी कि तेजस्वी को लेके जो लोग उनको वोट भी नहीं दे रहे थे, उनको कोई नाराजगी, जो उनके पिता के लिए एक तरह से लोग गोलबंद हो जाते थे, ऊंची जाति के लोग या गैर यादव पिछड़ा, वो गैर यादव पिछड़ा में एक तेजस्वी को लेके सॉफ्टनेस था। और जो सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो कांग्रेस के, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को 70 सीटें दी, कांग्रेस को 70 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस ने ऊंची जाति के, अपर कास्ट के इतने कैंडिडेट्स दिए कि बहुत सारे पॉकेट्स, खासकर मिथिला के रीजन में इतने सारे ऊंची जाति के कैंडिडेट, खासकर मैथिल ब्राह्मण इतने थे कि उनका जो एग्रेशन होता था आरजेडी के खिलाफ पिछले चुनाव तक, वो इस बार देखने को नहीं मिला। तो आप कह सकते हैं कि इनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस जो था वो जमीन पर काफी इफेक्टिव था। कादम्नी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। और आशीष, आपके पास आऊंगा सबसे पहले ब्रेक के बाद। माफ कीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। तो हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं हम बिहार के चुनाव पर, बिहार के दंगल पर। आखिरी जो दौर का मतदान है पूरा हो चुका है। यहाँ पर आशीष, आपके पास आना चाहेंगे। जनरेशन की जो बात हो रही है, या फिर वहां पर जो नई पार्टियां, ये भी बताया जा रहा है कि AIMIM जो है वो शायद ज्यादा जगह बना लेगी। एक तरह से बीजेपी भी अब बड़े भाई के रोल में होना चाहती है, तो काफी बदलाव वाला चुनाव है ये चुनाव। ये बात बिल्कुल सही बात बताया आपने कि ये एक्चुअली बदलाव का ही चुनाव है, सिर्फ सत्ता बदलाव का नहीं, बहुत सारी चीज है। आप ये देखिए कि जो लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, रामविलास जी की तो मृत्यु हो गई है, शरद यादव, ये चारों लोग, और इवन सुशील मोदी को भी इंक्लूड कर दिए, जो एक जनरेशन के लोग थे, जो जेपी मूवमेंट से निकल के आए थे और बड़े नेता, और अभी तक बिहार की बागडोर संभालने में इन लोगों की अहम भूमिका रही है।
वो एक तरीके से धीरे धीरे रामविलास जी का निधन हो गया, शरद यादव जी बीमार हैं, लालू यादव जी जेल में हैं, नीतीश कुमार जी का शायद उन्होंने अगर उनकी बात माने तो आखिरी चुनाव है, ठीक है, जीत हार या जो भी हो, और उसके बाद सुशील मोदी जी बचते हैं जो कि बीजेपी। तो एक जो नया जनरेशन, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो और भी कई लोग आए हैं, तो ये एक नया जनरेशन है। बिहार एक करवट बदल रही है, और करवट सिर्फ एक जनरेशन का, पॉलिटिकल जनरेशन का भी है, एस्पिरेशंस का भी है, क्योंकि उसके जो विकास के आयाम जिसकी हम बातचीत कर रहे थे वो बदल रहे हैं, और वो बिजली सड़क पानी से जाके आगे अब वो नौकरी की तरफ तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस मायने में ये चुनाव बहुत ही अहम है। एक चीज मैं जोड़ूंगा जो बहुत जरूरी है, वो अगर बिहार की पॉलिटिकल राजनीति को 90 से पोस्ट मंडल एरा में देखें, 90 से तो 2-3 चीजें बड़ा सीक्वेंस में हुई है। लालू के दौर में वो अलग एनालिसिस है कि शासन कैसा था नहीं था, लेकिन सामाजिक न्याय या सामाजिक उद्धार की बात हुई और वो कुछ कारगर रहा, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश जी के राज में जो सोशल, जो लोअर तबका था, जो ईबीसी, महादलित, पासवानदा, इन लोगों को एक तरीके से पॉलिटिकल राइट या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, इस चीज से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये चुनाव इसलिए नया है कि इन दोनों से आगे बढ़ के एक स्टेप और जाके जो तेजस्वी कह रहे हैं या दूसरी चीज बात हो रही है, वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बातचीत चल रही है। अब उसमें कौन कितना सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आशीष, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अखिलेश जी, कांग्रेस जो है, अभी आपसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इतनी ज्यादा सीटें आपको मिली है, यदि आप पिछला प्रदर्शन भी दोहरा दें तो महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाबा, पहले बात आपको अनुरोध करूंगा कि हमारे स्क्रीन पे हिंदी का एनडीटीवी दिखा दें, इंग्लिश वाला आ रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा, आप बेफिक्र रहें, हम लोग पहले से बेहतर, कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, और जो हमारा महागठबंधन है वो नियर अबाउट 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और इसका आभास बीजेपी को भी है, मोदी जी को भी है, चिराग जी को पहले हो गया, उसके बाद जाते जाते नीतीश कुमार जी को भी हो गया। तो ये कोई अब डाउट नहीं बचा, बस गिनती एक औपचारिकता रह गई है। और जो डबल इंजन की लूटने वाली सरकार बिहार में थी, उसके रुखसती और विदाई का समय 10 तारीख को ये देश देखेगा, क्योंकि बहुत कष्ट दिया इस बीजेपी की जहां जहां भी सरकारें हैं। और बिहार में तो कोरोना के बाद, इकोनॉमी के डूब जाने के बाद, और वहां पे अराजकता, जिस तरह से लूट खसोट, पुल बह जा रहे हैं, मंदिर बह जा रहे हैं, सड़क बह जा रहे हैं, सृजन घोटाले का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, सिर्फ बातें ही बातें हैं, प्रचारों में ऐसे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की एक बात तक नहीं वहां पे बोला। जिस किसान बिल के लिए पूरे देश में लोगों ने आंदोलन चलाया, पूरा मंत्रिमंडल झोंक दिया, कहा बहुत अच्छा बिल है, कोई भाजपाई ने कहा नहीं कि भैया किसान बिल बड़ा अच्छा है, आप सारे किसान हो बिहार में, हमको किसान बिल पे वोट दे दो। किसी का साहस ही नहीं हुआ। अखिलेश जी, आपकी बात 100% सही है। पहले नवीन जी के पास जाऊंगा, फिर मनीष के पास जाऊंगा। नवीन जी, मेरा सवाल है, जो अखिलेश प्रताप सिंह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में बिहार में हमने केवल नीतीश कुमार के ऊपर एक तरह से निशाना बनाया, बीजेपी की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बीजेपी भी तो इक्वल पार्टनर है सरकार में। देखिए, सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को मैदान में उतारा गया, उससे क्या हुआ कि अटेंशन डाइवर्ट हो गया। चिराग पासवान हाईलाइट करने लगे नीतीश कुमार के फेलियर्स को, और नीतीश कुमार को टारगेट करने लगे। और मेरा मानना है कि वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी थी। हम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि चिराग पासवान अपने आप डिसीजन लेकर और बिहार के चुनाव में कूद गए एनडीए से अलग होकर। अगर ऐसा रहता तो देखिए, नीतीश, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पावरफुल रूलर है, और वो एक दिन में उनको रास्ता दिखा सकते थे। तो देखिए, ये एक सोची समझी, मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेटजी थी कि नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी का निशाना बनाया जाए और बीजेपी को इससे इंसुलेट किया जाए। और ये दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर। चलते हैं नवीन जी, मनीष के पास चलते हैं, फिर मैं शांतनु के पास आऊंगा। मनीष, आप बताइए, बीजेपी को छोड़ दिया सबने। निश्चित रूप से जो नवीन जी बोल रहे हैं, मैं उसी को सप्लीमेंट करूंगा। दूसरे चरण के पहले इनकम टैक्स पटना में कुछ लोगों के ऊपर रेड करती है। वो रेड होता है
जो हर घर नल का जल, जिसके कारण नीतीश कुमार के लिए इतनी ज्यादा गांव-गांव में निगेटिविटी फैली, और ये जो चिराग पासवान ने हमेशा भ्रष्टाचार की बात की, इनकम टैक्स रेट करता है। इनकम टैक्स आप भी जानते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, और वो जनता दल यूनाइटेड के कुछ पदाधिकारियों के यहाँ भी रेड होता है, और उनका जिनके यहाँ रेड होता है वो कहते हैं कि हमारा कसूर इतना ही है कि जनता दल यूनाइटेड में हम ऑफिस बेरर हैं। आज चुनाव होना है, कल एक खबर आती है कि एक पटना मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व सुपरिटेंडेंट हैं, ईडी ने उनकी करीब 26 करोड़ या कुछ उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। ये ओपी चौधरी कौन है? तो ये जो नीतीश कुमार के साथ शैडो की तरह रहते हैं संजय गांधी, जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, उनके वो संबंधी लगते हैं, और सब जानते थे, और इसके कि नीतीश कुमार का उनको एक तरह से पैट्रोनाइज, उनको ये संरक्षण मिला हुआ था, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई होने में देरी हुई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने ये चुनाव दरअसल बाबा ये तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं लड़ा है, वो असल उनकी लड़ाई बीजेपी ने उनसे हुई है, और चिराग पासवान एक शैडो थे, चिराग पासवान एक एक्सपेरिमेंट थे, बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कहीं ना कहीं कामयाब था। जी शांतनु, बताइए आप। जी मैं कहता हूं जब तक नतीजे नहीं आते हैं सारी अटकलें लगाना आसान है, लेकिन जो भी ये चर्चा हो रही है कि पासवान को एक पासे की तरह फेंका गया, जेडीयू को दूर करना, इसका मुझे कोई तर्क नहीं दिखता। तर्क मुझे क्यों नहीं दिखता? जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बुरी से बुरी स्थिति में जेडीयू एक 16-17% की पार्टी है, एक अच्छी से अच्छी स्थिति में एलजेपी एक 4-5% की पार्टी है। अगर आप राजनीतिक शातिरता भी देखें तो भाजपा क्यों चाहेगी कि एक 4-5% की पार्टी को ऊपर बढ़ाए, और एक पार्टी जेडीयू जिसका नीतीश कुमार का सुशासन बाबू का चेहरा है, नीतीश कुमार घर घर का चेहरा है, वो 16-17% की पार्टी को ऐसे ब्लॉक कर दे। तो देखिए अटकलें लगाने के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें मुझे तर्क कहीं से नहीं दिखता कि ऐसा कोई क्यों करेगा। जो 15 साल से सरकार चला रहे हैं वो ऐसा क्यों करेंगे? 4-5% की माफी चाहता हूँ शांतनु, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। शांतनु माफी चाहता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, आता हूँ, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास। एक ब्रेक लेते हैं।